आपको भी स्कूल के अंदर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक टीचर आपके गाइड करता है, तमाम तरह की चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं किया। एक सिर्फ आदेश मिला था कि आपको कारगिल जाना है। कश्मीर से उठा करके हमको कश्मीर में से उठा करके कारगिल में भेज दिया, द्रास में भेजा। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स हमको द्रास सेक्टर भेजा, और द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग टॉप शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन कारगिल वॉर मेमोरियल आपने जरूर देखा होगा पिक्चरों के माध्यम से। कारगिल वॉर मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी वो तोलोलिंग टॉप है। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। 22 दिन। रात का टेम्परेचर -20 था। जितनी देर अभी आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर में तो अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट जाती थी, खून टपकना शुरू हो जाता था। उस 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत हुई। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उस जीत के बाद फिर दूसरा टास्क हमें दिया गया, टाइगर हिल, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी। हाइट ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा थी। तो उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। कुछ नए जवानों की आपूर्ति के लिए नए जवानों का चयन शुरू हुआ। तो मैं नौजवानों साथियों आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो आप बहुत बड़ी देर से विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो कि बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। कोई पहचान नहीं थी। तब तक सिर्फ एक पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, यानी राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में नीचे भी आते थे। उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इन घातक प्लेटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमांड दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई 1999 को उस पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दे दिया गया। तो हाइट ज्यादा होगी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा। वो ज्यादा दूर तक देख सकता है, और ज्यादा दूर तक देख सकता है तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता है। तो इसलिए हमने रात का समय चुना, ताकि वो हमारी मूवमेंट को, हमारी हरकतों को देख ना सके और हम सरप्राइज करते हुए दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच जाए। तो पूरी 2 जुलाई की पूरी रात चढ़ते रहे। तो 2 रात और 1 दिन चेहरों से खून टपक रहा था। दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी, बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 25 साल हो रहे हैं।
सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हुआ। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। पत्थर तो गिरेंगे, पत्थरों की आवाज, हमारी आवाज, ऐसे दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे। दोनों तरफ से उन्होंने फायर खोल दिया और हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो इस स्टेज के बराबर प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। जब ऊपर चढ़े तो हमने 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ जानते हैं 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन बेखौफ, निडरता के साथ, धैर्य के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसा पल, ऐसी घड़ी, ऐसे क्षण भी आए कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और इतने तो बड़े, इतने तो समझदार हो गए थे कि इस धरती पर अमर तो कोई नहीं है, मृत्यु तो सबकी है। मरना है तो कायर और बुज़दिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। अगर मरना भी है तो सिंगनी और शेर की तरह लड़ करके और मार करके मरना है। इस सोच के साथ ऐसे 3 तरफ से घिरे हुए थे और तीनों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थीं और लड़ते लड़ते 5 घंटे हो गए थे। 5 घंटे जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा ही नहीं, जिया भी है। तो ये इस तरह के दृश्य सिर्फ आपने फिल्मों में देखे हैं कि गर्दनें भी कटती हैं और धड़ भी चलते हैं, लेकिन मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा एक साथी मेरे ठीक सामने बैठा, उसको बोला सर फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि लहू इतना बह रहा है, वो नहीं मारेंगे मैं खुद मर जाऊंगा। बोला फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद में करता हूं। उन्होंने सर अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहां तक गया, यहां पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए थे, एक शब्द। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, कैनेडियन अनंतराम। मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, फिर वहीं पर एक ऐसे बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिर जाता है।
लेकिन फक्र हुआ, गर्व हुआ कि इस शरीर पर गर्दन नहीं थी, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते हैं। एक एक करके एक एक साथी मां भारती की गोद में सोता हुआ चला गया। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक बहुत छोटी सी हाइट का कमांडर था, कैप्टन, उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा था। फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है। गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देने लगे। ये तांडव बहुत देर तक चलता रहा। ये भी देखता रहा और सहता रहा। काफी देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का दूसरा पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। हमले वाली आवाज जब मैंने सुनी तो मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतना जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी आपको देने वाला हूं। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे। तो वो जब नजदीक आया तब एक मन के अंदर विश्वास किया कि योगेंद्र अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप से कर लेते हैं। महाभारत देखिए, उसमें एक पात्र था पितामह भीष्म। उसने जीवन में प्रतिज्ञा ही तो करी थी और उसी प्रतिज्ञाओं से उसने अपनी तमाम इंद्रियों सहित अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने अपने बाणों से रोम रोम को भेद दिया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये दृढ़ संकल्प और अपने आप से कमिटमेंट करने की पावर है कि आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। वो आया, दोबारा से गोलियां मारने लगा। उसने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। इन आंखों से देख रहा था कि 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। फिर लगा मुझे भी कि अब शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। वो तुरंत वापस मुड़ा और उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां बोलते हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा, ये कंकर मिट्टी वाली जमीन नहीं, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुन लेती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते। तो उस पर्स के अंदर भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से ही टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे भी आभास हुआ मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके शायद जा रहा होगा।
उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपने ग्रेनेड को निकाला, उसकी पिन निकाल करके उस तरफ ऐसे फेंक दिया। कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड तो फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही तो एक मौका था मेरे पास। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन यह हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, ऐसे फायरिंग किया और उनके 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर लुढ़क करके कभी इधर से फायर कभी इधर से फायर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। फिर उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि यहां पर अकेला नहीं है, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वो भाग खड़े हुए, बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। खिसकता रेंगता फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक आगे गया, और 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। वहां पर बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर वो थॉट क्रिएट हुए, पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसकता रेंगता रेंगता अपने उन साथियों तक आया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर लगा कि यार देख इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा। ऐसे डेड बॉडियों का पूरा ढेर लगा हुआ था। ये 19 साल का लड़का, 19 साल से शायद आपकी उम्र ऊपर होगी या उसी के लगभग होंगे बहुत सारे लोग। ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के बीच में पड़ा हुआ था जिसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस थी। उसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। जिधर तक नजर उठती थी उधर पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा सर, बहुत देर रोया सर। कभी जीवन में रोए हैं। ये रोना नहीं कि मुझे ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये भी एक थेरेपी है। रोना भी एक थेरेपी है। जब हम रोते हैं तो अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं? हम बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, हम सोल हैं। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बहुत हल्कापन फील करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट हो चुके होते हैं। क्योंकि आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है। रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो शायद मैं बंसी वाले से कनेक्ट हो गया, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन जो हमारा मन है ना, ये हमें भ्रमित करता है, एक जगह बैठने नहीं देता, विश्वास नहीं करने देता। इस मन ने भ्रमित कर दिया कि दुश्मनों की चाल होगी, और पूरी एनर्जी को उठा करके इस पीड़ा पर लेकर के आ गया और दर्द का एहसास कराने लगा। असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा ये कट गया, तो मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके हाथ में झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर एक बार आप कनेक्ट हो गए भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वो आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा। आप कितना ही इग्नोर करना, शायद उसने भी आभास हो गया होगा कि इग्नोर कर रहा है। दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटा इस नाले से नीचे की तरफ जा। 500 मीटर
उस टाइगर हिल टॉप पर लुढ़कता हुआ नीचे आया और नीचे आने के बाद अपने साथियों को सूचना दी कि सर ऊपर की तमाम इस तरह की घटना हुई है और ऊपर तमाम हमारे साथी शहीद हो गए, इस पोस्ट के ऊपर अभी हमला होने वाला है। दिन के 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास भेजने का बंदोबस्त किया तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने जब उनके पास पहुंचा तो बोला, बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूं? मैं कहा साहब आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने लिविंग टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, जबान अटने लगी थी अभी बारूद की वजह से। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, दौड़ करके वो डॉक्टर आया, उसने थोड़ी सी ग्लूकोज पिलाई, थोड़ा सी एनर्जी महसूस हुई। तब बोले कुछ बता सकता बेटा? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन से उनको अवगत कराया और लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर सिर्फ ये पार्ले जी वाले बिस्किट का आधा पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। और इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी टीम ने दोबारा से हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया।